एक देश में बैठकर दूसरे देश में कम्युनिकेशन करना हो या रिसर्च सेंटर में बैठे बैठे सैटेलाइट की लोकेशन को जानना, आजकल सब कुछ इजी हो गया है। इनफैक्ट आजकल तो लड़ाइयां हथियारों से नहीं बल्कि कंप्यूटर से की जा रही हैं, जिन्हें साइबर अटैक कहा जाता है। यही नहीं, टेक्नोलॉजी के थ्रू दूसरी कंट्री में अटैक करना भी आसान हो गया है। इन शॉर्ट कहें तो आज इंसान ने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है, मगर आज भी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर जाने से हर कोई डरता है। ये धरती का एक ऐसा कोना है जिसे टच करना तो छोड़ो, देखने से ही इंसान की रूह कांप जाती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि फ्लाइट तक इसके ऊपर से नहीं जा सकते। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों? आखिर इस जगह पर जा पाना इम्पॉसिबल क्यों है? और क्या ये सिर्फ पुरानी बात है या आज 21वीं सदी तक भी कोई यहाँ पर नहीं गया है? चलिए डिटेल में जानते हैं। दुनिया में दो तरह की खतरनाक सिचुएशन पाई जाती हैं, जहां साइंस भी घुटने टेक देता है, और ये सिचुएशन है टेम्परेचर की, यानी या तो सबसे गर्म टेम्परेचर या फिर सबसे ठंडी जगह। ये दोनों ही ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है। मगर फिर भी लोग ज्यादा टेम्परेचर में तो रह लेते हैं, लेकिन सबसे ठंडी जगह आज भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस जगह के बारे में जानता तो हर कोई है, मगर यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं दुनिया के साउथ पोल की। जी हाँ, एंटार्क्टिका, यानी दुनिया की सबसे ठंडी जगह, जहाँ पर इंसानों को नामो निशान भी नहीं है। मगर इंसान से बड़ा क्यूरियस क्रिएचर कोई नहीं है। अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए इंसानों ने कई बार एंटार्क्टिका को खोजने की कोशिश की है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल मौजूद हैं, जैसे कि यह ऐसा क्यों है, यहाँ पर पहले क्या था, और क्यों यहाँ पर इंसान जाने से घबराते हैं। आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसे खुद नेचर प्रोटेक्ट कर रही है? आखिर एंटार्क्टिका इंसानों को अपने तक क्यों नहीं पहुँचने देता? यकीन मानिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से मनुष्य के दिमाग में हैं, और इनका जवाब हम आज भी ढूंढते हैं। यही नहीं, इनफैक्ट इन सवालों का जवाब ढूंढने निकले सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्योंकि ये कोई आज की कहानी नहीं है, बल्कि इस सफर को शुरू हुए 100 सालों से भी ज्यादा हो गए हैं। मगर एक के बाद एक इंसान साउथ पोल की तरफ जाता गया, बट अनफॉर्चुनेटली वह वापस नहीं लौटा। एंटार्क्टिका पर आज कोई भी परमानेंट ह्यूमन बेस नहीं है। अगर यहाँ पर कोई रहता है तो वह है दुनिया भर के रिसर्चर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन रिसर्च सेंटर को कोई एलियन मैनेज करता है। ऑफ कोर्स इनमें ह्यूमंस रहते हैं, मगर एंटार्क्टिका का टेम्परेचर जब हाईएस्ट पीक पर होता है तो वे सब भी इसे छोड़ छाड़ कर वापस अपने घर लौट आते हैं। इनफैक्ट पोलर बियर, जिसे आप बर्फीला भालू भी कह सकते हैं, इसके शरीर पर ठंड से बचने के लिए एक बहुत मोटी स्किन कोटिंग होती है। इसके बावजूद भी यह एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक टेम्परेचर नहीं झेल सकता और वहां से भाग जाता है। इस व्हाइट कॉन्टिनेंट पर अगर कोई परमानेंटली देखने को मिलेगा तो वो हैं पेंगुइन और सील्स। मगर सवाल यह आता है कि क्या एंटार्क्टिका सदियों से ऐसा ही है या फिर कुछ सालों से ही इसका यह हाल हुआ है? लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर यूएफओ साइटिंग्स क्यों हो रही हैं? वेल, इस पर तो अभी रिसर्च जारी है। फिलहाल एंटार्क्टिका की बात करते हैं। वैसे तो ये हमेशा से सुर्खियों में रहता है, मगर 2024 में एंटार्क्टिका पर हो रही एक रिसर्च से पता चला कि समोटी बर्फ की चादर के नीचे 511 बिलियन बैरल तेल छुपा हुआ है। यह तेल मिडिल ईस्ट में मिलने वाले तेल रिजर्व से भी बड़ा है। मगर मिडिल ईस्ट पर तो आज भी वर्ल्ड की सुपर पावर नजर गड़ाए बैठी है। उसके तेल रिजर्व को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। तो आखिर एंटार्क्टिका के तेल पर दुनिया की ये सुपर पावर्स चुप क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि एंटार्क्टिका इतना बड़ा होते हुए भी डेड लैंड क्यों बना हुआ है? इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा, तभी हमें समझ आएगा एंटार्क्टिका के इन रहस्यों के बारे में। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, एंटार्क्टिका को डिस्कवर करने का यह सफर वैसे तो सदियों पहले से शुरू हो गया था, मगर 1773 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ऐसे पहले इंसान बने जिन्होंने एंटार्क्टिका के आसपास मिलने वाले आइसबर्ग को फॉलो किया। हालांकि वह कभी एंटार्क्टिका के सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आइसबर्ग के साथ साथ उन्हें बर्फ के पहाड़ी दिखाई दे रहे थे। कहीं पर भी जमीन का नामो निशान नहीं था, इसलिए वह वापस लौट गए। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। 1820 में एक रशियन एक्सप्लोरर फेबियन गॉटलीब, वॉन बेलिंगशोसेन और मिखाइल लाजरेव ने एक मिशन को स्टार्ट किया, जिसका मकसद आइसबर्ग के पीछे छुपे राज का पता लगाना था। अपने मकसद में कामयाबी मिलने के बाद इन्होंने बताया कि साउथ पोल पर हमें जो दूर से बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानें दिखाई देती हैं, दरअसल उनके पीछे एक पूरा कॉन्टिनेंट बसा हुआ है, जो सी लेवल से 2500 मीटर ऊंचा है। यानी कि रूसी एक्सप्लोरर की इस टीम ने इतना तो पता लगा लिया था कि इन चट्टानों के पीछे एक कॉन्टिनेंट है, मगर वहां पर कैसे जाया जाए, यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि इतनी ऊपर कोई शिप नहीं जा सकता, और अगर चला भी गया तो उसे पार्किंग करने का भी बड़ा मसला था।
ऊपर से अंटार्कटिका की असहनीय ठंड, ठंडी ठंडी हवाएं, माइनस में ज्यादा टेम्परेचर ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रही थी कि यह टीम वहां से वापस जाने पर मजबूर हो गई। इसके बाद यह चैप्टर मानो क्लोज सा हो गया, क्योंकि जो सेलर्स या फिर रिसर्चर्स ऊपर जाकर अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश करते वे या तो समुद्री तूफानों का शिकार हो जाते या फिर अंटार्कटिका की ठंड का। मगर वो कहते हैं ना कि इंसान हर मुश्किल का हल निकाल सकता है, कुछ ऐसा ही इस कॉन्टिनेंट के साथ भी हुआ। फाइनली 1904 में 3 लोगों ने अंटार्कटिका पर जाने की हिम्मत की और यह 3 लोग थे कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट, स्केल्टन और विल्सन। इन्होंने 3 साल तक अंटार्कटिक मिशन चलाया और उसके बाद वापस लौटे। मगर ये 3 साल उनकी जिंदगी के सबसे डेंजरस ईयर साबित हुए, क्योंकि -90 डिग्री सेल्सियस में अंटार्कटिका ने इन्हें जिंदा होते हुए भी मार दिया था। 3 साल तक वहां पर हर तरह की मौसम कंडीशन को एक्सपीरियंस करने के बाद ये वापस तो आ गए, लेकिन इनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं आया। बट ये तो अंटार्कटिका पर जीत हासिल करना चाहते थे, इसलिए 1911 में रॉबर्ट स्कॉट फिर से अपने 4 क्रू मेंबर्स के साथ अंटार्कटिका पर पहुंच जाते हैं और फाइनली समुद्र के तूफान, अंटार्कटिका की ठंड को झेलते हुए साउथ पोल की जमीन पर अपने पैर रखते हैं। रॉबर्ट के लिए यह एक हिस्टोरिकल मोमेंट होने वाला था। उनके जीवन का मकसद आज पूरा होने वाला था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अंटार्कटिका पर लहरा रही नॉर्वेजियन फ्लैग पर पड़ी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि 1 महीने पहले ही नॉर्वे की पोलर एक्सप्लोरर रोवाल्ड अमुंडसेन ने अपनी वर्ल्ड ट्रेनिंग टीम के साथ साउथ पोल का यह सफर तय कर लिया था। रॉबर्ट दुखी मन से अंटार्कटिका से वापस आने लगे, क्योंकि उनका सपना पूरी तरह टूट गया था और वह रोवाल्ड से हार गए थे। जैसे ही वह अंटार्कटिका से वापस आ रहे थे, एक समुद्री तूफान के दौरान उनका जहाज पलटने लगा और धीरे धीरे अपनी पूरी टीम के साथ वे सभी वहीं पर मर गए। यह एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि अंटार्कटिका पर न केवल लैंड करना कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि वहां से वापस आना भी लगभग इम्पॉसिबल है। इस तरह कुछ दिनों के लिए अंटार्कटिका का यह चैप्टर फिर से क्लोज हो गया। मगर वो कहते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज को पूरी तरह से जान नहीं लेते, हमारा दिमाग शांति से नहीं बैठने देता। अंटार्कटिका का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। 2020 में बीबीसी में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और इसमें अंटार्कटिका को फ्रोजन ग्रेवयार्ड कहा गया। पता है क्यों? वह ऐसा इसलिए क्योंकि इस ठंडे रेगिस्तान में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उनकी बॉडी यहीं कहीं बर्फ में दब गई है, जिनके बारे में मोस्टली लोग जानते भी नहीं है। हालांकि रॉबर्ट और उनकी टीम का अंटार्कटिका से वापस आते वक्त मर जाना तो एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। बट इससे पहले भी बहुत से रिसर्चर्स और सेलर्स ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है, जिनकी वजह कभी भूख, कभी समुद्री तूफान और कभी आइसबर्ग से जहाज का टकराना रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अंटार्कटिका में यह सब क्यों होता है? वेल, इसका पता लगाने के लिए हमें यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानना होगा, क्योंकि अंटार्कटिका में इस तरह की घटनाएं रिपीट होती हैं जो सेलर्स की जान लेती हैं। अंटार्कटिका पर इस तरह की तबाही आने का सबसे पहला रीजन है यहाँ पर जमी हुई बर्फ। जी हाँ, साउथ पोल पर मौजूद अंटार्कटिका हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वर्ल्ड की 90% बर्फ अंटार्कटिका पर है। और केवल इतना ही नहीं, वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर भी इसी बर्फ में जमा हुआ है। इसकी वजह से ही यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अंटार्कटिका की जर्नी को सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं यहाँ पर चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, जिनकी स्पीड 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमें पता है आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि अंटार्कटिका पर चलने वाली इन हवाओं की स्पीड इतनी ज्यादा क्यों है? वेल, ऐसे ही सवाल साइंटिस्ट के मन में भी आ रहे थे। इसलिए जब उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि अंटार्कटिका की जमीन के एक्सट्रीमली कोल्ड होने के कारण वहाँ की हवा भारी हो जाती है, जिससे सतह पर हाई प्रेशर बनता है। अब ये हैवी विंड नीचे की ओर बहती है और तेजी से आसपास की दिशा में फैल जाती है, जिससे स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट होती हैं, जिन्हें कैटाबैटिक विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं कब स्पीड पकड़ लेती हैं और तूफान बन जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता और फिर पूरे अंटार्कटिका में फैल जाती हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में जाने वाले लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ना के बराबर है। अंटार्कटिका पर जाते ही ह्यूमन बॉडी का सबसे पहले मॉइस्चर खत्म होता है और उन्हें पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है। स्किन सूखकर फटने लगती है और शरीर का रंग भी काला पड़ जाता है। साथ ही अंटार्कटिका पर जाने वाले लोग डायरेक्शन को भी भूल जाते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका पर चारों तरफ सफेदी फैली हुई है। ऊपर मौजूद बादल का रंग भी सफेद है। चारों तरफ आपको केवल व्हाइट आइसी एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। ऐसे में ट्रैवलर अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन खो देते हैं और एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहते हैं। कभी कभी तो ये लोग सीधा चलते रहते हैं और बर्फ की खाई में गिर जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल अंटार्कटिका में बर्फ जमी हुई है, लेकिन किस बर्फ के नीचे ठोस जमीन है या पानी भरा है, इससे आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है।
जिसकी वजह से डायरेक्शन भटके हुए ट्रैवलर एक दिशा में सीधा चलने लगते हैं और चलते चलते बर्फ की खाई में गिर जाते हैं, जहां गिरते ही उनकी मौत हो जाती है। अब जितना हम इंसानों के लिए अंटार्कटिका पर पहुंचना मुश्किल है, उतना ही यहाँ पर होकर उड़ने वाले एरोप्लेन के लिए भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपने सुना होगा ना कि कमर्शियल फ्लाइट को अंटार्कटिका के ऊपर उड़ने की परमिशन नहीं है। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण छुपा हुआ है। दरअसल अंटार्कटिका का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरा जमा होता है और स्ट्रॉन्ग विंड्स कमर्शियल फ्लाइट को फ्लाई करना मुश्किल कर देती हैं। दूसरा, यहाँ पर रिफ्यूलिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन सभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर प्लेन को उड़ाने की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन अब आप भी सोच रही होंगी कि अंटार्कटिका पर तो हर साल टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ से ब्लॉग बनाते हैं, पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, आखिर भी वहाँ पर सरवाइव कैसे कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो 1990 में अंटार्कटिका पर जाने वाले टूरिस्ट की संख्या केवल 5000 थी, लेकिन प्रेजेंट में यह संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई है और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज साइंस ने इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है कि अंटार्कटिका पर भी लोग आराम से जाते हैं और सेफली वापस आ जाते हैं। दरअसल अंटार्कटिका में पीक टेम्परेचर 6 से 8 महीने तक रहता है। यहाँ पर 3 से 4 महीने के लिए ही लोग जा सकते हैं। अंटार्कटिका का यह टूर नवंबर से मार्च के बीच ऑर्गेनाइज होता है। इस दौरान अंटार्कटिका पर टेम्परेचर -15 से -20 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस दौरान भी यहाँ पर आने वाले लोगों को प्रॉपर प्रोटेक्शन देकर ही बाहर निकाला जाता है ताकि वे फ्रॉस्ट बाइट से बच सकें। और क्योंकि इस दौरान अंटार्कटिका पर केवल दिन होता है, रात नहीं होती, इसलिए भी टूरिस्ट का यहाँ पर जाना थोड़ा सेफ रहता है। वैसे आज एडवांस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और नेविगेशन की वजह से ही अंटार्कटिका पर लोगों का जाना पॉसिबल हो पाया है। तो कैसी लगी आपको अंटार्कटिका की यह 0 से एडवांस तक की जर्नी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।